दोस्तों, शेयर बाजार में बीते कुछ समय में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच बीते कुछ हफ्ते पहले बीएसई में लिस्टेड टॉप 10 में से 8 कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1.15 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जिन लोगों को मार्केट कैप के बारे में ना पता हो, उन्हें बता देते कि ये क्या होता है। ये टर्म एक कंपनी के साइज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खैर, अब वापस मुद्दे पे आए तो इन सभी कंपनीज में से सबसे ज्यादा फायदा मुकेश अंबानी की लीडरशिप में काम करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निवेशकों को हुआ था। इनकी कमाई के फिगर्स को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रिलायंस के इन्वेस्टर्स की दौलत में हफ्ते भर में ही करोड़ों रुपए का इजाफा हुआ था। आखिर ये हुआ कैसे? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं, तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको मार्केट में रिलायंस और बाकी कंपनीज की मार्केट वैल्यू में हुई हलचल के बारे में बताएं। आपको पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर कंपनी की मार्केट वैल्यू कैसे कम और ज्यादा होती है। जिन लोगों को मार्केट वैल्यू का मतलब ना पता हो, उन्हें हम बता दें कि वो प्राइस है जो एक एसेट मार्केट प्लेस में अपनी तरफ खींचता है। एक कंपनी की जितनी ज्यादा मार्केट वैल्यू होगी, उतना ही अच्छा उसके इन्वेस्टर्स और कंपनी के फ्यूचर के लिए रहेगा। अब हम इसके बारे में बात करें कि आखिर एक कंपनी की मार्केट वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, तो उसका जवाब है कंपनी का बिजनेस साइकिल। एक कंपनी की मार्केट वैल्यू मार्केट में हो रहे रिसेशन या बुल मार्केट्स के राइज होने पर डिपेंड करती है। बुल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें शेयर प्राइस घटते और बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा ऐसे कई और फैक्टर्स भी हैं जिस पर एक कंपनी की मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है। उनमें से प्रॉफिटेबिलिटी और डेट लोन इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इन सब बातों को समझने के बाद हम मुद्दे पर आए तो पीटीआई के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों पहले सेंसेक्स की टॉप 10 में से 8 कंपनीज के मार्केट कैप में 1,15,837 करोड़ रुपए का सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिला था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कमाई के मामले में इन सभी कंपनीज को पीछे छोड़ गई, पर इसके बावजूद भी इस फैक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि बाकी की कंपनीज जैसे कि HUL और TCS ने भी अपने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त मुनाफा कमा कर दिया है। इस लिस्ट में शामिल टॉप 10 कंपनीज में से सिर्फ HDFC बैंक और HDFC के एम कैप में गिरावट देखने को मिली थी। रिलायंस सबसे मूल्यवान फर्म। स्टॉक मार्केट में बाहर के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 574.86 अंक या 0.92% के लाभ में रहा था। कुछ हफ्तों पहले ही सेंसेक्स इंडेक्स ने पहली बार 63,000 अंक का आंकड़ा पार करते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया था। अगर हम प्रॉफिट के हिसाब से इन कंपनीज को रैंक करें तो रिलायंस के बाद TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI, HDFC एम कैप, भारती एयरटेल और अडानी इंटरप्राइजेस का स्थान रहा था। रिलायंस TCS के निवेशकों की मौज। इन सभी बातों को जानने के बाद हम बात करते हैं कि इन कंपनीज ने इस पीरियड में कितना प्रॉफिट कमाया था। मुकेश अंबानी के रिलायंस ने एक हफ्ते में अपने इन्वेस्टर्स को 71,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा कराया। जी हाँ, ये प्रॉफिट सिर्फ एक हफ्ते का है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 71,462.28 करोड़ रुपए से बढ़कर सीधा 18,41,994.48 करोड़ पहुंच गया था। अब बाकी कंपनीज के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इन्वेस्टर्स को फायदा कराने के मामले में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड भी आगे रही है। इसके मार्केट कैप में 18,491.28 करोड़ रुपए का उछाल आया था और ये बढ़कर सीधा 6,14,488.60 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का एम कैप बढ़कर 12,58,439.24 करोड़ रुपए हो गया था। इसके शेयर होल्डर्स ने 18,441.62 करोड़ रुपए कमाए थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन कंपनीज के सभी इन्वेस्टर्स ने एक ही हफ्ते में इतना पैसा कमा लिया, जितना तो शायद उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। इन्फोसिस समेत ये कंपनियां फायदे में। इससे कुछ समय पहले हमने आपको जिन कंपनीज के बारे में बताया था, उनके अलावा ऐसी कई और कंपनीज हैं जिनके इन्वेस्टर्स कमाई कराने के मामले में ज्यादा पीछे नहीं रहे थे। इन कंपनीज के अलावा IT दिग्गज इन्फोसिस भी इसमें शामिल रही थी। इन्फोसिस का मार्केट कैप 3303.5 करोड़ रुपए बढ़कर 6,89,515.09 करोड़ रुपए पहुंचा था। इसी के साथ अडानी इंटरप्राइज की बाजार वैल्यू 2,063.4 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,47,045.74 करोड़ रुपए पहुंचा था और भारती एयरटेल का मार्केट कैप 1140.46 करोड़ रुपए के उछाल के साथ साथ 4,72,234.92 करोड़ रुपए हो गया था। ICICI बैंक के एम कैप में 845.21 करोड़ रुपए की तेजी आई थी और ये 6,49,207.46 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इसी के साथ देश के सबसे बड़े बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मार्केट वैल्यू 89.25 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,42,214.79 करोड़ रुपए हो गई थी। इन सभी बातों को जानने के बाद आप सभी समझ ही गए होंगे कि रिलायंस के इन्वेस्टर्स और इन्हीं के साथ बाकी कंपनीज को भी कितना फायदा हुआ है और आने वाले समय में रिलायंस के इन्वेस्टर्स को और भी फायदा हो सकता है। और हमारा ऐसा कहने की वजह यह है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी अपने चौथे इन्वेस्टमेंट साइकिल के तहत अगले 3 सालों में रिलायंस $50 अरब खर्च करेगी। अगर हम इस बात को थोड़ा और आसानी से समझें तो रिलायंस को इस सदी के चौथे इन्वेस्टमेंट साइकिल में उसका प्रॉफिट 2027 तक दोगुना होने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि एक बात गौर करने वाली ये भी है कि कंपनी के पिछले इन्वेस्टमेंट साइकिल से ये कई मायनों में अलग होगा। रिलायंस इंडस्ट्री ने अगले 3 सालों में अपने केमिकल, 5G सर्विस, रिटेल बिजनेस और रीन्यूएबल एनर्जी बिजनेस पर अपना पैसा खर्च करने का प्लान बनाया है। अब हम इस इन्वेस्टमेंट का, इस भारी निवेश का 1/3 हिस्सा ऊर्जा एवं नवीन ऊर्जा कारोबार के पास जाएगा, जबकि दूर संचार और खुदरा कारोबार को बाकी राशि मिलेगी। हालांकि खुदरा, दूर संचार और नवीन ऊर्जा में निवेश पर अगले 2 साल के भीतर अधिक जोर रहने की संभावना है। दूर संचार में 5G नेटवर्क खड़ा करने पर निवेश किया जाएगा, जबकि नवीन ऊर्जा कारोबार में निवेश मुख्य तौर से सोलर पैनल पर होगा। खुदरा कारोबार में कंपनी का मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क तैयार करने के अलावा ई-कॉमर्स गतिविधियां बढ़ाने पर जोर रहने की संभावना है। 90 के दशक के अंत और नई सदी के शुरुआती सालों में रिलायंस ने अपने पहले इन्वेस्टमेंट साइकिल में पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस पर खास ध्यान दिया था। इसके 4 साल बाद शुरू हुए दूसरे इन्वेस्टमेंट साइकिल में ऑयल रिफाइनिंग और ऑयल एंड गैस फील्ड्स के ग्रोथ पर इनका पूरा जोर रहा। तीसरा इन्वेस्टमेंट साइकिल पूरी तरह से टेलीकम्युनिकेशन सर्विस पर फोकस था। इसी के साथ आपको बता दें कि पिछले इन्वेस्टमेंट साइकिल में शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन में 60 से 70 अरब डॉलर का योगदान दिया था, क्योंकि इस दौरान कंपनी ने अपने आय फॉर्म को अगले डिकेड के लिए नया शेप देने के लिए अग्रेसिव स्टेप्स उठाए हैं। इन सभी बातों को जानने के बाद अब हम उन कंपनीज के बारे में बात करते हैं जिन्हें इस पीरियड में काफी घाटा हुआ। इस पीरियड में HDFC बैंक के इन्वेस्टर्स को बड़ा घाटा उठाना पड़ा था। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को 5,417.55 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जिसकी वजह से इनका मार्केट कैप सीधा 8,96,106.38 करोड़ रुपए पर ही रह गया था। वहीं HDFC बैंक लिमिटेड के मार्केट कैप में 2,282.41 करोड़ रुपए की गिरावट आई थी और ये गिरकर 4,85,626.22 करोड़ रुपए पर आ गया था। अभी तक हमने जितनी बातें की हैं दोस्तों, वो सब कुछ हफ्तों पहले की थी, पर अब रिलायंस के सभी इन्वेस्टर्स के लिए सब कुछ बदल चुका है। हाल ही में शेयर बाजार में कुछ दिनों पहले काफी डिसअपॉइंटिंग साबित हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 686.83 अंक या 1.09% का नुकसान में रहा था। मार्केट में जारी रही गिरावट के चलते BSE में लिस्टेड टॉप 10 कंपनीज में से 5 कंपनियों को जोरदार घाटा उठाना पड़ा है, जबकि 5 कंपनियों को फायदा हुआ है। मुनाफे में रही कंपनियों में गौतम अडानी की लीडरशिप में अडानी एंटरप्राइजेस और हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL शामिल रही। वहीं सबसे ज्यादा नुकसान में रिलायंस और TCS के शेयर होल्डर्स रहे, जहां कुछ हफ्तों पहले रिलायंस के इन्वेस्टर्स जहां करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा रहे थे, आज वही अपना पैसा गंवाकर दुखी हैं। सेंसेक्स की टॉप 10 में से 5 कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले हफ्ते 1,67,602.73 करोड़ रुपए कम होगा। PTI के मुताबिक रिलायंस की मार्केट वैल्यू में 76,821.01 करोड़ रुपए की बड़ी गिरावट आई थी और इसका एम कैप कम होकर सीधा 17,65,173.47 करोड़ रुपए के स्तर पर आ गया। अब अपने इन्वेस्टर्स को घाटा कराने वाली बाकी कंपनियों की बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी 12,04,797.55 करोड़ रुपए के स्तर पर आ गया है। इसी के साथ इन्फोसिस और भारती एयरटेल भी इन कंपनीज के साथ शामिल है। एक और जहां इन्फोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 29,330.33 करोड़ से घटकर 6,60,184.66 करोड़ रुपए रह गया है, तो वहीं भारती एयरटेल का एम कैप 7,705.08 करोड़ रुपए की गिरावट के साथ 4,64,529.84 करोड़ रुपए के स्तर पर आ पहुंचा है। इस बीच ICICI बैंक की मार्केट वैल्यू भी 104.62 करोड़ रुपए की गिरावट के साथ साथ 6,49,102.84 करोड़ रुपए रह गई है। अब हम उन कंपनीज के बारे में बात करते हैं जिन्होंने इतने घाटे के पीरियड में भी अपना फायदा कमाने का मौका नहीं छोड़ा। अडानी की कंपनी के साथ ही देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निवेशकों को भी जोरदार फायदा हुआ है।
बैंक का मार्केट कैप 7,942.90 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,50,157.69 करोड़ रुपए हो गया है। इसके साथ ही HDFC की मार्केट वैल्यू 1129.55 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,86,755.77 करोड़ रुपए में पहुंच गई है। इसी के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड रही। कंपनी का मार्केट वैल्यू कैपिटलाइजेशन 24,882.17 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,39,370.77 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके अलावा HDFC बैंक की वैल्यू 13,493.73 करोड़ रुपए के इजाफे के साथ 9,09,600.11 करोड़ रुपए हो गई है। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कमाई एशिया के सबसे रईस गौतम अडानी की कंपनी ने करी। अडानी एंटरप्राइजेस का मार्केट कैप 8,475.91 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ 4,55,521.65 करोड़ रुपए हो गया। अभी इन बातों पर गौर करने वाली बात यह है कि इतना घाटा होने के बावजूद भी मार्केट कैप के लिहाज से इस बार भी रिलायंस इंडस्ट्रीज किसी तरह टॉप पोजीशन पर बनी रही। वहीं इसके बाद TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, HUL, SBI, HDFC, भारती एयरटेल और अडानी एंटरप्राइजेस का नाम शामिल रहा। तो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक मार्केट के बारे में क्या ख्याल है दोस्तों? क्या आप अंबानी की इस कंपनी में अपने शेयर इन्वेस्ट करना चाहेंगे या फिर इनकी स्टॉक मार्केट में इस परफॉर्मेंस को देखकर अडानी या किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपका पैसा सेफ रहे? आप अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।